नमस्कार साथियों, गुड इवनिंग। आप सभी का इस कक्षा में हार्दिक स्वागत करता हूं मैं। आज की क्लास जो दूसरा टेस्ट लगा था 4 टेस्टों की सीरीज में, केसीटी कलाम चैरिटी टेस्ट सीरीज के जो 4 टेस्ट की सीरीज है, जो 4 एग्जाम्स की हैं, उनमें से दूसरा टेस्ट अब तक 4 एग्जाम्स का हो चुका है। और उसमें हम आज बात करते हैं एसआई सब इंस्पेक्टर की एग्ज़ाम जो लगी थी, टेस्ट लगा था, उसके संबंध में, उसके टेस्ट के सॉल्यूशन की बात करते हैं, भारतीय राज्य व्यवस्था। तो देखिए, आप सभी लोग जुड़ जाइए। थोड़ा सा देरी हुई, कुछ वक्त 10-15 मिनट की देरी हुई, थोड़े टेक्निकल इश्यूज आ गए थे, थोड़ी ऐसी दिक्कतें आ गई थी जिस वजह से थोड़ी क्लास देर हुई है। उसके लिए हालांकि मैं तो नहीं समझता, लेकिन फिर भी क्षमा प्रार्थी हूँ, क्योंकि मुझे हमेशा से लगा है कि आप लोगों के पर मेरा हमेशा से ये भाव रहा है कि आप लोगों पर इतना मेरा अधिकार है कि आप लोगों से मैं आराम से खुलकर किसी भी तरीके से बातचीत कर सकता हूँ, आराम से सारी बातें शेयर कर सकता हूँ, अपनी भी, आप लोगों की भी सारी बातें हम मिलजुल के आराम से कर सकते हैं। और चूँकि आप लोगों पे वो जो हक वाला भाव है, तो वहाँ से फिर वो सॉरी वाला शब्द मेरे मुंह से आपके लिए नहीं निकलता है। चाहे मैं गलती भी करूँ तो भी मैं ये समझता हूँ कि आप लोगों पर मेरा इतना भी हक है कि अगर कुछ गलतियाँ भी हो जाए तो भी वो आप पर हक स्वरूप वो मैं आप पर एक तरीके से जाहिर कर सकूं। हाँ, तो आप सभी का स्वागत है, सभी को गुड इवनिंग। हाँ, हेतराम जी गोदारा, आपको गुड इवनिंग। अनीता मील, मनु एंड सनु कोटपुतली, अनीता मल्होत्रा, सभी का स्वागत है कक्षा में। तेज गति से आप सभी लोग जुड़ रहे हैं वापस, इसका मतलब बेसब्री से आप इंतजार तो कर रहे थे। मैं हमेशा से, मेरे मन में भाव आता है कि आप लोग कैसे मुझे झेलते होंगे, लेकिन जिस तेज गति से आप लोग जुड़ रहे हैं उससे मुझे ये भाव आ रहा है कि आप इंतजार तो करते हैं। हाँ बिल्कुल अभिमन्यु, अपनों से कोई चोरी नहीं होती, बिल्कुल ठीक है। तोरू राम जी, ये एक सामान्य कुछ बातें हैं, सामान्य परिचर्चाएं हैं, और मुझे कभी कभी ऐसा लगता है कि आप लोग मुझे झेलते हैं। ठीक है, आपको ऐसा लगता है कि ये क्लासेस आपके लिए उपयोगी हैं, ज्ञानवर्धक हैं, ये बहुत अच्छी बात है। मेरी तरफ से भी हमेशा ये प्रयास रहता है कि ये क्लासें आपके लिए बहुत ज़्यादा उपयोगी हों, और इन क्लासेस में बहुत ज़्यादा समय आपका खराब ना करूं इधर उधर की ज़्यादा बातें करके, जो समय आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। ये हमेशा से मेरा ये विचार रहा है, एक थ्योरी रही है जिसके ऊपर मैं हमेशा से चलने की कोशिश करता हूँ जितना संभव हो सके। ठीक है, तो आज की क्लास हम शुरू करते हैं। हाँ हेतराम जी, मैंने वो, क्योंकि यहाँ टेक्निकल इशू था तो मैंने वो ये कमेंट मेरे उस पर्सनल उससे कर दिया था ताकि आप लोग उस तक वो मैसेज पहुँच जाए। सविता पूनिया जी, गुड इवनिंग आपको भी। ठीक है, आप लोग जुड़ चुके हैं, क्लास शुरू करते हैं हम। पहला प्रश्न आप सभी के सामने है, निम्नलिखित में से कौन एक संविधान सभा के सदस्य नहीं थे? पूर्णिमा बनर्जी, महात्मा गांधी, पट्टाभी सीतारमैया और ठाकुरदास भार्गव। बहुत सीधा सा सरल सा प्रश्न है। हर्षित पारिक जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आपको क्लास पसंद आती है, और कोशिश ये रहती है कि आपको ये क्लासेस पसंद आए, और अगर उस उद्देश्य की पूर्ति होती है तो ये मेरे लिए सौभाग्य की बात है। चलिए, मनु एंड सनु जी, आपका भी धन्यवाद। शाहरुख खान बी उत्तर बता रहे हैं, तरुण शुक्ला बी उत्तर बता रहे हैं, जेपी सैनी ए बता रहे हैं। अच्छा, मैं आपके आगे, आपके किसी के भी नाम के आगे जी नहीं लगा रहा हूं, क्योंकि मैं समझ रहा हूं कि मैं आपके एक अभिभावक के रूप में हूं और मुझे जी नहीं लगाना है। ठीक है, क्योंकि मैं सीधे सीधे नाम ले रहा हूं, वही हक वाला भाव आपके ऊपर अगर जी लगाऊंगा तो वहां पर औपचारिकताएं कुछ ज्यादा हो जाएंगी, और उनकी आवश्यकता भी नहीं है। हमारे बीच किसी प्रकार की औपचारिकताओं की कतई आवश्यकता नहीं है।
ठीक है, चलिए आपके उत्तर बी ज्यादा आ रहे हैं, ए उत्तर भी आया था, लेकिन बी की तरफ आप सभी लोग ज्यादा हैं। बी का मतलब महात्मा गांधी, और चूंकि आप सभी लोग महात्मा गांधी के पक्ष में हैं, तो फिर जब पूरा देश ही महात्मा गांधी के पक्ष में है तो फिर मैं भी अलग नहीं जा सकता, महात्मा गांधी। ठीक है, आपका उत्तर एकदम ठीक है। हाँ देखिए, महात्मा गांधी हमारी संविधान सभा के सदस्य नहीं थे। पूर्णिमा बनर्जी संविधान सभा की एक महिला सदस्य थी, बहुत अहम सदस्य थी। पट्टाभी सीतारमैया जो महात्मा गांधी के बहुत करीबी थे, वो संविधान सभा के सदस्य थे। ठाकुरदास भार्गव ये भी संविधान सभा के सदस्य थे, जिन्होंने प्रस्तावना को संविधान की आत्मा कहा था। चलिए आगे देखें, अगला प्रश्न आप सभी के सामने है। प्रस्तावना में वर्णित निम्नलिखित शब्दावलियों को पहले से बाद के अनुक्रम में लिखें। आज आप लोगों की संख्या कम है कि मुझे ही शो कम कर रही है? एक मिनट रिफ्रेश करता हूं मैं। आज शायद इंतजार आप लोग कर करके थक गए थे, और ये आपने सोचा होगा कि ये जो लेट लतीफ़ी है इसकी सज़ा तो मिलनी चाहिए, तो शायद ये एक बड़ी वजह रही। चलिए कोई खास बात नहीं है, जुड़ जाएंगे धीरे धीरे। प्रस्तावना में वर्णित निम्नलिखित शब्दावलियों को पहले से बाद के अनुक्रम में लिखें। प्रस्तावना में 4 शब्द आए हैं और चारों शब्द संविधान के उद्देश्य को, संविधान के आदर्श को प्रकट करने वाले शब्द हैं। अब इनको पहले से बाद के क्रम में लिखना है। शब्दावली में समानता, स्वतंत्रता, बंधुता और न्याय। बताइए आप। अनुक्रम में सेट कीजिए। सी उत्तर आ रहा है और ए भी उत्तर आ रहा है। तरुण शुक्ला ए बता रहे हैं, सुमन ओला सी बता रही हैं, दिनेश सर्वा ए बता रहे हैं, और मनु एंड सनु सी बता रहे हैं, मांगू सिंह सी बता रहे हैं, तरुण शुक्ला सी बता रहे हैं। चलिए हम बात करते हैं कि एक्चुअल में क्या है। सबसे पहले हम बात करें तो हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय, तो पहला शब्द आया वो आया न्याय। सबसे पहले न्याय आया 4 नंबर का। 4 नंबर सबसे पहले, तो 4 नंबर सबसे पहले एक तो इसमें है और एक इसमें है, ठीक है। फिर न्याय 3 प्रकार का, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक। उसके बाद फिर कभी हम करेंगे। फिर कहा गया विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता। तो दूसरा जो शब्द आया वो स्वतंत्रता आया, तो 2 नंबर होना चाहिए उसके बाद। तो यहां 3 है, यहां 2 है, इसका मतलब सी उत्तर होगा। और स्वतंत्रता के लिए विचार की स्वतंत्रता, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, विश्वास, धर्म और उपासना, इनकी स्वतंत्रता की बात की गई। फिर बाद में आगे आता है प्रतिष्ठा और अवसर की समता या समानता, तो ये 3 नंबर पे। और फिर अंत में न्याय की बात, फिर अंत में कही गई है बंधुता की बात, कि व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता और अखंडता को सुनिश्चित करने वाली बंधुता को स्थापित करने के लिए, तो ये इसका सही उत्तर है। अगले प्रश्न की ओर हम चलें। असत्य कथन का चयन करें, इनमें से कौन सा असत्य है? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद सर्वाधिक लंबी अवधि तक राष्ट्रपति पद पर रहे। नीलम संजीव रेड्डी निर्विरोध रूप से चुने जाने वाले एकमात्र राष्ट्रपति रहे। वीवी गिरी राष्ट्रपति पद धारण करने से पूर्व लोकसभा अध्यक्ष पद पर रह चुके थे और 1969 के राष्ट्रपति चुनाव में द्वितीय चरण की मतगणना के उपरांत परिणाम निकला। बताइए सही उत्तर क्या है? सपना जी गुड इवनिंग, आपको भी आपका स्वागत है कक्षा में। अनिल जैन, शायद आप थोड़ी देर बाद जुड़े हैं, हमारे लगातार दर्शक अनिल जैन। बताइए इसका सही उत्तर क्या होगा? तरुण शुक्ला इसका उत्तर बी बता रहे हैं, अनिल जैन 4 बता रहे हैं, दिनेश सर्वा डी बता रहे हैं,
यहां देखें, ध्यान रखें, असत्य कथन पूछा है, यह विशेष तौर पे ध्यान रखें। हेतराम गोदारा वो बता रहे हैं सी, और उन्होंने थोड़ी सी व्याख्या भी की है और काफी हद तक ठीक है व्याख्या आपकी, बहुत बढ़िया। ठीक है, बात करते हैं। देखिए, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद सर्वाधिक लंबी अवधि तक राष्ट्रपति रहे और निश्चित तौर पर लंबी अवधि तक रहे 1950 से, और अगर निर्वाचित होने की बात करें तो वो 1952 से। तो 1950 से लेकर 1962 तक 12 वर्षों तक राष्ट्रपति रहे और एकमात्र ऐसे राष्ट्रपति रहे जो 2 कार्यकाल तक रहे। तो सबसे लंबी अवधि तक रहे, यह सत्य कथन है, हमें असत्य पहचानना है। नीलम संजीव रेड्डी निर्विरोध रूप से चुने जाने वाले एकमात्र राष्ट्रपति रहे। 1977 का चुनाव, और टोटल 37 फॉर्म भरे जाते हैं राष्ट्रपति चुनाव में, और ये एक चुनाव अपना पहले हार भी तो चुके थे 1969 का। तो यहां 37 फॉर्म भरे गए, 36 फॉर्म रिजेक्ट हो गए। एकमात्र जो फॉर्म बचा वो नीलम संजीव रेड्डी का बचा, निर्विरोध, कोई चुनाव ही नहीं लड़ने वाला सामने। तो एकमात्र मौका ऐसा जब राष्ट्रपति निर्विरोध रूप से चुना गया, और वो राष्ट्रपति थे नीलम संजीव रेड्डी। फिर उसके बाद देखें, हम बात करें, वीवी गिरी राष्ट्रपति पद धारण करने से पूर्व लोकसभा अध्यक्ष पद पर रह चुके थे। अब यहां पे देखें, वीवी गिरी राष्ट्रपति तो बने, और बने थे 1969 से 74 तक रहे, लेकिन इससे पहले ये लोकसभा अध्यक्ष नहीं थे। तो ये जो कथन है वो असत्य है, और असत्य को ही चूंकि पूछा है तो इसका उत्तर होगा सी। फिर यहां पे है कि 1969 के राष्ट्रपति चुनाव में दूसरे चरण की मतगणना से परिणाम निकला था, आप जानते हैं। तो द्वितीय चरण की मतगणना अब तक केवल एक ही बार हुई है, और वो 1969 के चुनाव है। चलिए आगे देखते हैं हम, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। राष्ट्रीय आपातकाल की दशा में मूल अधिकारों को निलंबित किया जा सकता है। अनुच्छेद 19 एवं अनुच्छेद 20 को किसी भी दशा में निलंबित नहीं किया जा सकता। कूट का प्रयोग करके सत्य कथन का चयन करें। बताइए, केवल एक, केवल दो, एक और दो दोनों, और न एक और न ही दो। बताइए, इस प्रश्न का उत्तर दीजिए। जितेंद्र कुमार सोनी जी, नमस्कार, आपको भी, बाड़मेर से आप हैं, आपका स्वागत है कक्षा में। जितेंद्र कुमार सोनी नाम से हमारे राजस्थान में एक प्रशासनिक अधिकारी भी हैं, और उम्मीद करता हूं कि आप भी वैसी ही प्रेरणा लेकर आगे बढ़ेंगे। उत्तर आ रहा है, एक भी आ रहा है, और मतलब ए भी आ रहा है और सी भी आ रहा है। ए का मतलब एक और दोनों, ठीक है, बराबर मात्रा में आ रहे हैं। आधे लोग कह रहे हैं ए होगा और आधे लोग कह रहे हैं सी होगा। मनु एंड सनु ए बता रहे हैं, हनुमान राम ए बता रहे हैं, शिव परिहार नागौर सी बता रहे हैं, पूनिया जी सी बता रहे हैं, शाहरुख खान ए बता रहे हैं। तो देखिए, सपना खोकर ए बता रहे हैं। हम बात करते हैं इस बारे में भी। देखिए, राष्ट्रीय आपातकाल का मतलब आप जानते हैं? अच्छा, पहले इस बात का जवाब दीजिए आप, राष्ट्रीय आपातकाल से आप क्या समझते हैं? मैंने शायद एक दिन एक बात इस बारे में कहा भी था आपसे, क्योंकि आपातकाल का मतलब आप समझते हैं, लेकिन मैं कहूं राष्ट्रीय आपातकाल, इसका मतलब क्या है। साथ में मैं 2-3 चीजें और आपको बता दूंगा, इस बारे में थोड़ी हम जानकारी बात करेंगे उसके बारे में। पहले आप ये बताएं कि राष्ट्रीय आपातकाल का मतलब क्या है, बताइए। प्रवीण भारिया झुंझुनू, आप पहचान गए हैं बात को। हेतराम गोदारा, आपने बहुत अच्छी व्याख्या की है, बहुत बढ़िया। दीक्षिता क्या लिखा है, चांदसी, आर्टिकल 352, ठीक है। शाहरुख खान 352 बता रहे हैं, ये बिल्कुल ठीक है। राष्ट्रीय आपातकाल का मतलब ही आर्टिकल 352।
आप ये ध्यान रखें, इसका मतलब 352 है। राष्ट्रपति शासन कहूं तो आर्टिकल 356 है, और वित्तीय आपातकाल तो आप जानते हैं आर्टिकल 360 है। यहां देखिए 352 की अगर दशा है, आर्टिकल 352 की स्थिति है, आपातकाल है, तो उस स्थिति में मौलिक अधिकारों को निलंबित किया जा सकता है। इसका मतलब ये सत्य कथन है, मौलिक अधिकारों को निलंबित किया जा सकता है 352 की स्थिति में। लेकिन एक खास बात मैं आपको बता देता हूं कि आर्टिकल 356 और आर्टिकल 360 इन दोनों ही दशाओं में मौलिक अधिकारों को निलंबित नहीं किया जा सकता। ये खास तौर पे ध्यान रखें आप। राष्ट्रपति शासन और वित्तीय आपातकाल की स्थिति में मौलिक अधिकारों पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, ये ध्यान रखना है। अनुच्छेद 19 और 20 को किसी भी दशा में निलंबित नहीं किया जा सकता। अब कुछ लोग जो कह रहे हैं कि ए होगा, इसका मतलब उन्हें यह लग रहा है कि ये गलत है। क्या गलत है? निश्चित तौर पे गलत है, ये असत्य है, क्योंकि ये आर्टिकल 19 और 20 की बात नहीं है, ये आर्टिकल 20 और 21 की बात है। मैंने जानबूझ के 19-20 लिखा ताकि आप लोग कंफ्यूज हों। परीक्षक ऐसे ही प्रश्न देता है, वो आपसे उन बातों के नजदीक की बात आप वहां लिखता है कि जहां पर आप उनके बीच में अंतर ना कर पाए। तो आर्टिकल 20 और 21 उन्हें निलंबित नहीं किया जा सकता। यह भी हालांकि मूल संविधान में नहीं कहा गया था। एक आर्टिकल है, देखिए मैं आपको बता देता हूं, मौलिक अधिकारों का निलंबन, उसका जिक्र किया गया है आर्टिकल 358 में और आर्टिकल 359 में। 358 के तहत आर्टिकल 19 निलंबित होता है, ये ध्यान रखें, और 359 के तहत भाग 3 के किसी भी मौलिक अधिकार को निलंबित किया जा सकता है। यह कहा गया मूल संविधान में, राष्ट्रपति कर सकता है किसी भी समय। लेकिन 44वां संविधान संशोधन हुआ, और 44वां संविधान संशोधन आप जानते हैं 1978 में हुआ। उसमें आर्टिकल 359 में एक बात जोड़ दी गई और लिखा गया कि किसी भी दशा में आर्टिकल 20 और आर्टिकल 21 इन दोनों को निलंबित नहीं किया जा सकता, इन पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, इनको निलंबित नहीं किया जा सकता, ये इसमें कहा गया। तो इसका मतलब ये तो सत्य है और ये असत्य है, और चूंकि ये असत्य है तो ये नहीं आएगा। सत्य पूछा है, ये रहा, तो केवल एक उत्तर होगा इसका ए। शायद आप समझ पा रहे हैं। हाँ, शाहरुख खान कह रहे हैं कि स्वतः निलंबित होता है 19 और 358 के तहत, ये बिल्कुल ठीक है, जबकि 359 के तहत इसको राष्ट्रपति के आदेश के माध्यम से करना पड़ता है। बहुत बढ़िया। हाँ, हेतराम गोदारा ने बहुत अच्छी व्याख्या की है, और ये पढ़ के मजा आ जाता है कि आप इतनी गहराई की चीजें समझते हैं कि सशस्त्र विद्रोह की दशा में अनुच्छेद 19, वो समाप्त शब्द आपने गलत लिखा है, समाप्त तो कभी होता ही नहीं है, निलंबित नहीं होगा। ठीक है ना, बहुत बढ़िया। हेतराम गोदारा ने बहुत बढ़िया ये व्याख्या लिखी है, और मेरी आपसे अब जिस तरीके से आप व्याख्याएं करते हैं, आप लोगों से मेरी जो अपेक्षाएं हैं उसको निश्चित तौर पे आप थोड़ा सा ऊंचा ले जा रहे हैं। अब मैं आपसे हर प्रश्न में ये उम्मीद करूंगा कि आप थोड़ी सी व्याख्या भी करें, और व्याख्या में थोड़े से ऐसे बिंदु भी लिखें जिन बिंदुओं के बारे में गहरी बातें, गहरी बिंदु वो आप जानते हैं, जिनका संबंध थोड़ी गहराई से हो। चलिए आगे देखें, अगले प्रश्न की ओर हम बढ़ते हैं। भारत का प्रधानमंत्री संसद की सदस्यता धारण किए बिना अधिकतम कितनी अवधि तक पद धारण कर सकता है, बताइए। भारत का प्रधानमंत्री चूंकि संसद का सदस्य होता है, लेकिन मान लीजिए वो संसद का सदस्य नहीं है और बगैर संसद का सदस्य बने, वो कितनी अवधि तक, अधिकतम पूछा है, अधिकतम कितनी अवधि तक वो प्रधानमंत्री पद पर रह सकता है? 6 माह, 60 दिन, 1 माह, 14 दिन, बताइए आप। उत्तर ए आ रहा है। अब तक सारे स्टूडेंट्स ए उत्तर दे रहे हैं। प्रमोद कस्वा ए बता रहे हैं, नीरज कुमार ए बता रहे हैं, चुन्नी लाल बेनीवाल ए बता रहे हैं, शायद आपका पहला कमेंट है मेरे ख्याल से। शीतल पुरी, इनका भी शायद पहला कमेंट है, ए बता रहे हैं। इसके अलावा पूनिया जी ए बता रहे हैं, सपना खोकर ए बता रही हैं, हनुमाना राम ए बता रहे हैं, अभिमन्यु रॉय ए बता रहे हैं,
सभी आप लगभग एक मत है। लीलाधर स्वामी ए बता रहे हैं, कृष्ण कुमार यादव ए बता रहे हैं, 75 5 भी बताया एक स्टूडेंट्स ने, नाम पढ़ना उनका भूल गया, उन्होंने आर्टिकल भी बता दिया, बल्कि उस आर्टिकल के अंदर का क्लोज भी बता दिया। आर्टिकल 75 प्रवीण भारिया झुंझुनू, वो आर्टिकल 75 5 भी बता रहे हैं साथ में। तोरू राम प्रजापति भी 75 5 बता रहे हैं। बहुत बढ़िया बात कि आप इन आर्टिकल्स के गहराई तक जा रहे हैं, केवल 75 तक ही नहीं रुके बल्कि आगे 5वां क्लॉज है ये भी बता रहे हैं, ये बहुत अच्छी बात है। हाँ, 6 माह बाद उसे किसी भी एक सदन की सदस्यता लेनी ही होगी। ठीक है, चलिए आगे देखें, हम बात करते हैं इस बारे में। इसका सही उत्तर होगा 6 माह, क्योंकि आर्टिकल 75 में 1 से लेकर 6 तक क्लोज है। ए में नियुक्ति है, 2 में है कि राष्ट्रपति मंत्री है और राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत रहेगा, 3 में सामूहिक उत्तरदायित्व लोकसभा के प्रति, 4 में शपथ और 5 में वे कहा गया कि वे मंत्री जो निरंतर 6 माह तक संसद के सदस्य नहीं होंगे, इस अवधि के उपरांत पद पर नहीं रहेंगे, मंत्री नहीं रहेंगे। और मंत्री के लिए किया गया प्रावधान प्रधानमंत्री पर भी लागू होता है, क्योंकि प्रधानमंत्री भी तो मंत्री ही है, वो बस प्रधान है, बाकी मंत्री तो वो भी है। ठीक है, चलिए सिद्धि रीना, गुड इवनिंग आपको भी, आपका स्वागत कक्षा में। चलिए अगला प्रश्न हम पढ़ते हैं। संविधान के अनुसार निम्नलिखित में से किस पद में विवेकाधीन शक्तियां निहित है? संविधान के अनुसार किस पद में विवेकाधीन शक्तियां या स्वविवेक, जिसे आप कहते हैं स्वविवेक की शक्तियां, वो निहित है? राष्ट्रपति, राज्यपाल, उपराष्ट्रपति, नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक। बताइए आप किस में निहित है? उत्तर दीजिए इसका जल्दी से। ए उत्तर बता रहे हैं, SR मीना ए बता रहे हैं, पूनिया जी ए बता रहे हैं, कृष्ण कुमार यादव ए बता रहे हैं, अभिमन्यु रॉय बी बता रहे हैं, कमला ए बता रही हैं, लीलाधर स्वामी ए बता रहे हैं, प्रमोद कस्वा ए बता रहे हैं, सपना खोकर ए बता रही हैं, जयपाल जाट ए बता रहे हैं, अनिल जैन ए राष्ट्रपति बता रहे हैं, सुप्यार चौधरी बी बता रही हैं। तो ए और बी में बटे हुए क्यों हैं आप लोग? तोरू राम जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हम सब मिलकर जब बात करते हैं, हम सब जब मिलकर जब पढ़ते हैं तो उसका रिजल्ट हमेशा अच्छा ही होगा, और अच्छे विद्यार्थियों को पढ़ाने का जो अवसर होता है, वो सब अवसर किसी भी व्यक्ति को मिलता है तो कोई भी शिक्षक ठीक ठाक बन ही जाता है। ठीक है, देखिए हम बात करते हैं, आप उत्तर लगातार दे रहे हैं, ए, बी और डी। अब की बार एक डी भी उत्तर आया है, सुमेर पटेल डी उत्तर दे रहे हैं। चलिए मैं इस बारे में थोड़ा सा बता देता हूं आपको। देखिए, जब आपके ये प्रश्न थोड़ा सा विशेष है। देखिए, इस प्रश्न में आप लोगों की दिक्कतें हुई है। क्या नाम है? नगजी राम जी अहमपा। तो नगजी राम जी, आपका स्वागत है कक्षा में। देखिए, मैं आपको थोड़ा सा बात बता देता हूं। अनिल जैन जी, आप कह रहे हैं प्रधानमंत्री की नियुक्ति स्वविवेक से करते, अलग बात है, मामला अलग है, लेकिन मैं यहां पर एक शब्द ले रहा हूं काम में, संविधान के अनुसार। समझना आप, जब आपसे कहा जाए कि कौन से पद में स्वविवेकीय शक्तियां हैं या विवेकाधीन शक्तियां हैं, तो आपका ध्यान सीधा राष्ट्रपति पर जाता है। आपके ऑप्शन में राज्यपाल नहीं है, राष्ट्रपति के साथ और कुछ दिया हुआ है, तो निश्चित तौर पे उत्तर राष्ट्रपति होगा। अगर आपके ऑप्शंस में राष्ट्रपति नहीं दिया हुआ है, राज्यपाल दिया हुआ है, तो आंसर राज्यपाल ही होगा। लेकिन यहां पर दिक्कत यह है कि राष्ट्रपति भी दिया हुआ है और राज्यपाल भी दिया हुआ है। अब चूंकि राष्ट्रपति का पद राज्यपाल की तुलना में थोड़ा सा बड़ा है, तो आप लोगों को ये लगा कि उत्तर तो राष्ट्रपति होगा, जबकि ऐसा नहीं है।
इसका सही उत्तर होगा वो राज्यपाल होगा। इसकी वजह क्या है, उस वजह को समझना आप। उसकी वजह यह है कि जब आप आर्टिकल 74 को पढ़ते हैं और केंद्र में जो स्थिति आर्टिकल 74 की है, ठीक वैसी ही स्थिति राज्य में आर्टिकल 163 की है। समझना आप, सेम वही बातें उसमें कही गई है। चलिए, आपकी ये सब बातें हैं, ठीक है। एक बार मेरी बात सुन लीजिए आप, बस एक बार। मैं जो बताना चाह रहा हूं आपको, उस थोड़ी सी गंभीर विषय है ये, थोड़ा सा विशेष विषय है, उसको सुनिए आप पहले। देखिए, आर्टिकल 74 कहता है कि राष्ट्रपति की सहायता एवं परामर्श के लिए एक मंत्री परिषद होगी जिसका प्रधान प्रधानमंत्री होगा। दोनों की लैंग्वेज का अंतर समझना आप। राष्ट्रपति की सहायता एवं परामर्श के लिए एक मंत्री परिषद होगी जिसका प्रधान प्रधानमंत्री होगा। ठीक है, अब आप समझना आर्टिकल 163 की भाषा। आर्टिकल 163 में कहा गया है कि संविधान में जो जो प्रावधान संविधान में दिए गए हैं या जो सौंपे गए हैं, उन विषयों पर राज्यपाल को अपनी स्वविवेकीय शक्तियों के अतिरिक्त सहायता और परामर्श के लिए एक मंत्री परिषद होगी जिसका प्रधान मुख्यमंत्री होगा। देखिए, राष्ट्रपति के लिए आर्टिकल 74 ने स्वविवेक शब्द का प्रयोग नहीं किया, संविधान में कहीं नहीं है। राज्यपाल के लिए सीधे सीधे स्पष्ट तौर पे आर्टिकल 163(1) में, मैं आपको बता देता हूं, ये 74(1) की बात है, 163(1) की बात है कि राज्यपाल को उसकी संविधान में प्रदत्त स्वविवेकीय शक्तियों के अतिरिक्त सहायता एवं परामर्श के लिए एक मंत्री परिषद होगी जिसका प्रधान वो मुख्यमंत्री होगा। तो यहां स्वविवेकीय शक्तियां तो संविधान के अनुसार जो मैंने लिखा है, संविधान में स्पष्ट तौर पर स्वविवेकीय शक्तियां लिखा है, वो आर्टिकल 163 के लिए राज्यपाल के लिए लिखा है। ठीक है, आर्टिकल 74 1 और 2 है, आप जानते हैं ये, लेकिन 163 में 1, 2 और 3 है। और आर्टिकल 163(2) ये कहता है कि जो जो संविधान में राज्यपाल को स्वविवेकीय शक्तियां प्रदत्त की गई है, राज्यपाल द्वारा उन विषयों पर, उन बिंदुओं पर, उन प्रावधानों पर स्वविवेकीय शक्तियों का यदि प्रयोग किया गया तो उन्हें कोर्ट में चुनौती नहीं दी जा सकती। ये आर्टिकल 163(2) फिर से स्वविवेकीय शक्तियों के बारे में कहता है राज्यपाल की। तो चूंकि इनके बारे में स्पष्ट तौर पे ये लिखा हो गया है, तो ये राज्यपाल होगा। इसमें राज्यपाल ऑप्शन में नहीं है तो आप राष्ट्रपति कर दीजिए, कोई बात नहीं। वहां तो संविधान के अनुसार ये शब्दावली भी नहीं आएगी फिर। ठीक है ना, थोड़ा सा ये ध्यान रखें आप इस बारे में। फिर देखें आप जो कह रहे हैं कि प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति स्वविवेक से तब करता है जब किसी भी दल को लोकसभा में, किसी भी गठबंधन को लोकसभा में बहुमत प्राप्त नहीं है। ये बात ठीक है अपनी जगह, वो स्वविवेक शक्ति का प्रयोग करता है, लेकिन इस स्वविवेक शक्ति का प्रयोग तो राज्यपाल भी तो करता है राज्य में, कि जब किसी भी दल या गठबंधन को राज्य में विधानसभा में बहुमत प्राप्त नहीं होता है, तब मुख्यमंत्री का चयन राज्यपाल स्वविवेक से ही तो करता है। तो वो जो दशा राष्ट्रपति के लिए और राज्यपाल के लिए भी तो है, लेकिन इनका जिक्र संविधान में नहीं किया गया है। ये व्यवहारिक दशाएं हैं। ठीक है, तो ये थोड़ा सा आप ध्यान रखें। प्रवीण भारिया जी, कोशिश ये रहती है कि किसी भी बात को थोड़ा सा सरल शब्दों में जब हम बात करते हैं और आपसी चर्चा करते हैं तो उसमें वो सब चीज़ें सामान्यतः समझ आ जाती है। लेकिन पॉलिटिकल साइंस थोड़ा सा ऐसा विषय है जिसमें टेक्निकल लैंग्वेज, थोड़े से टेक्निकल टर्म्स ज़्यादा हैं। तो इसलिए जब आप किताबों से पढ़ते हैं, उन किताबों में वो टेक्निकल टर्म्स का यूज चूँकि ज़्यादा है, तो वहाँ से आप उन चीज़ों को पढ़ने में आपके खासा दिक्कतें होती है। कोशिश यहाँ ये रहती है कि उन शब्दों को, बहुत भारी भरकम शब्दों का प्रयोग न करके हम सरल शब्दों में उन सब चीज़ों को आराम से समझ सकें। ठीक है, मेरे ख्याल से आप समझ गए ये सब बातें। प्रधानमंत्री पद के लिए कितनी उम्र जरूरी है, नारायण राउत पूछ रहे हैं। तो प्रधानमंत्री पद के लिए, प्रधानमंत्री के लिए जरूरी है कि वह संसद का सदस्य हो, और संसद का सदस्य होने के लिए संसद में 2 सदन, या तो लोकसभा या राज्यसभा। अब आप न्यूनतम पूछ रहे हैं, तो देखिए राज्यसभा के तो 30 साल है कम से कम, लोकसभा की 25 साल है, तो प्रधानमंत्री के लिए न्यूनतम उम्र तो 25 साल हुई। फिर लोकसभा का सदस्य प्रधानमंत्री बन ही सकता है ना। ठीक है, चलिए अब देखें। अच्छा, राज्यपाल के स्वविवेकीय शक्ति के लिए देखिए संविधान में क्या क्या कहा गया, उसके बारे में मैं 1-2 उदाहरण आपको बता देता हूं। कि जैसे आज संविधान में कहा गया कि असम का जो राज्यपाल होगा,
कई राज्यों को, अलग अलग राज्यों के राज्यपालों को विशेष शक्तियां संविधान ने खुद ने दी है कि वहां वो स्वविवेक की शक्ति का प्रयोग करेगा। जैसे असम के राज्यपाल को एक पावर है कि वहां जो गौण उत्पादन होता है, खनिज उत्पादन, उस उत्पादन से प्राप्त होने वाली जितनी भी आय है, उस आय को वो अपने स्वविवेक से जनजातियों के विकास में लगा सकता है। ये उसका स्वविवेक की शक्ति है, संविधान में प्रदत्त करता है उसे। तो ये इस तरीके से कई प्रकार की है। ठीक है, देखिए ये प्रश्न अनुच्छेद 250 का संबंध, ये थोड़ा सा अलग प्रश्न है, शायद हो सकता है आपको इसमें थोड़ी सी दिक्कत हो, और यदि आप में से कोई इस प्रश्न का उत्तर ठीक दे देता है, अच्छा दे देता है, तो मुझे समझ आ जाएगा कि आपकी तैयारी कौन से लेवल की है। 2 या 2 से अधिक राज्यों की मांग पर राज्य सूची के किसी विषय पर संसद द्वारा विधि निर्माण, आर्टिकल 250 का संबंध पूछ रहा हूं। राज्यसभा द्वारा प्रस्ताव पारित कर राज्य सूची के किसी विषय को राष्ट्रीय महत्व का घोषित करना। अंतरराष्ट्रीय संधियों, ये अलग अलग शब्द है, संधियों अलग है एवं अलग है। अंतरराष्ट्रीय संधियों एवं समझौतों के क्रियान्वयन हेतु राज्य सूची के किसी विषय पर संसद द्वारा विधि निर्माण, और राष्ट्रीय आपातकाल की दशा में राज्य सूची के किसी विषय पर संसद द्वारा विधि निर्माण। अब बताइए आप कि इसका सही उत्तर क्या होगा। दीक्षिता चांद सी ए बता रहे हैं, शाहरुख खान सी बता रहे हैं, पूनिया जी सी बता रहे हैं, रुकमा पूनिया ए बता रहे हैं। अच्छा, इससे पहले एक प्रश्न छूट गया, हाँ बिल्कुल छूट गया। चलिए इस प्रश्न को बाद में देखेंगे, पहले आप ये प्रश्न करिए। बहुत बहुत धन्यवाद मनु एंड सनु जी। हाँ बताइए आप इसमें। प्रश्न वो पीछे रह गया, उसको बाद में कर लेंगे, कोई बात नहीं। पहले आप पहले इस प्रश्न पे आ जाइए, वो गलती से छूट गया था, 2 बार बटन दब गया। ये जो यंत्र है प्रश्न आगे पीछे करने का है, 2 बार दब गया है इसमें बटन, इसलिए आगे आ गया। कोई बात नहीं, आप इस प्रश्न पे आ जाइए पहले। अब इसका उत्तर ए भी आ रहा है, बी भी आ रहा है, सी भी आ रहा है और डी भी आ रहा है। और जैसे कि मुझे अपेक्षा थी कि आप लोग इस प्रश्न में आकर जरूर कहीं ना कहीं अटकेंगे। दीक्षिता चांसी डी बता रही हैं, लखन राठौड़ डी बता रहे हैं, राजेश कुमार ए बता रहे हैं, सुखराम नीनामा सी बता रहे हैं, नीनामा शायद ये डूंगरपुर से हैं शायद आप। महेश बुर्डक डी बता रहे हैं, हेतराम गोदारा ए बता रहे हैं। कल मैं कह रहा था आपको कि व्यूअर्स लगभग 350 के आसपास हैं, आज लगभग 400 के करीब जा रहे हैं। तो मेरी बात को शायद आपने थोड़ा सा गंभीरता से लिया है, अपने मित्रों को शायद आपने कुछ ये बातें बताई हैं। चलिए देखिए, लखन राठौड़ इसके बारे में थोड़ी सी व्याख्या कर रहे हैं, मैं आपको अब इस बारे में थोड़ी सी व्याख्या कर देता हूं। यह प्रश्न है केंद्र राज्य संबंध से रिलेटेड। देखिए आप जानते हैं 3 प्रकार की सूचियां हैं, मैं इसकी व्याख्या थोड़ी सी अलग तरीके से कर देता हूं। एक है संघ सूची, मैं थोड़ा सा व्याख्या में जा रहा हूं तो कहीं आपको समस्या तो नहीं है। एक है राज्य सूची और एक है समवर्ती सूची। आप जानते हैं मैं इसमें बहुत ज्यादा गहराई में नहीं जाऊंगा, इस पर कानून बनाने की पावर संसद को है। जितने भी विषय हैं 97 थे, वर्तमान में 100 हैं। राज्य सूची के किसी भी विषय पर विधि बनाने की शक्ति राज्य विधानमंडलों को है। और समवर्ती सूची पर कानून बनाने की शक्ति दोनों को है, संसद को भी है और राज्य विधानमंडल को भी है। ठीक है, लेकिन आर्टिकल 354 कहता है कि यदि 254 कहता है कि यदि दोनों के बीच में किसी प्रकार का बनाई गई विधि में संघर्ष है, टकराव है, तो केंद्र वाला मान्य होगा। अब देखिए यहां पे एक बात समझना
कि एक विषय और रहा अवशिष्ट विषय। ऐसे विषय जिनका तीनों ही सूचियों में जिक्र नहीं है, वो अवशिष्ट विषय, और अवशिष्ट विषय हमेशा ही संसद को उस पर अधिकार है कि संसद उस दिशा में कानून बना सकता है। अब देखिए, इसमें अगर हम थोड़ी और बात करें तो हमारे यहाँ संघीय शासन प्रणाली की अगर हम बात करें तो हमने ऐसे संघीय शासन प्रणाली को, ऐसे फेडरल सिस्टम को अपनाया जिसमें हमने केंद्र को ज्यादा ताकतवर रखा है। उसकी वजह क्या है उसके पर भी मैं थोड़ा सा बता देता हूं आपको, कि जिस समय संविधान सभा में इस बात में जिक्र हो रहा था कि हम पूरी शासन प्रणाली को एकात्मक बनाएं या संघात्मक, तो पहले बात आई कि चलिए ब्रिटेन की तरह एकात्मक बना लेते हैं, एक ही सरकार बना लेते हैं देश में। लेकिन ये विचार रद्द कर दिया गया, क्योंकि इतने बड़े देश में, इतने विशाल देश में एक ही सरकार पूरे देश में शासन संचालित करेगी तो वो कुशलतापूर्वक पूरे देश का शासन संचालन नहीं कर पाएगी। ठीक है, अब यहां पर यह विचार क्या है, चलिए संघात्मक अपना लीजिए फिर अमेरिका की तरह। लेकिन देखिए, अमेरिका के जब आप फेडरल सिस्टम पढ़ते हैं, देखते हैं, तब आप पाते हैं कि अमेरिका का फेडरल सिस्टम बहुत सिस्टम किस्म का फेडरल सिस्टम, और फेडरल सिस्टम के सभी नियमों के अनुसार है। वो फेडरल सिस्टम का क्लासिकल एग्जाम्पल है। लेकिन वैसा फेडरल सिस्टम भारत में अपनाना, उसमें काफी दिक्कतें थी। कैसे? देखिए, अभी तक तो भारत का पूरी तरीके से एकीकरण ही नहीं हुआ था 1950 की अगर हम बात करें, बल्कि संविधान बन रहा था तब वो तो 1950 से पहले ही बन रहा था। तो ठीक है हेतराम जी, आपके कोई भी कंफ्यूजन्स हैं उनको जरूर आप पूछिएगा, अंतिम 2-4 मिनट में मैं कोशिश करूंगा कि उन कंफ्यूजन्स को मैं दूर कर सकूं। हाँ, यहां देखें, ये विचार आया कि अमेरिका की तरह अपनाएंगे तो उसमें तो काफी दिक्कत है, क्योंकि अमेरिका में मैं आपको बता देता हूं कि वहां पर राज्यों की स्थिति बहुत पावरफुल है, केंद्र खूब पावरफुल है। और राज्यों की स्थिति पावरफुल इस मायने में है कि राज्यों के अपने संविधान है, अपने संविधान के अनुसार राज्य का सिस्टम चलता है। केंद्र है और राज्यों के मामले में दखल नहीं दे सकता, झांक भी नहीं सकता। जो विषय राज्य को दे दिए उन पर पूरा अधिकार राज्यों का, केंद्र उसमें हस्तक्षेप नहीं करेगा। राज्यों का अपना सिस्टम है, पूरा प्रशासनिक ढांचा अपना है, पूरी न्यायिक ढांचा अपना है, केंद्र का उसमें कोई दखल नहीं है। और ये उनकी नागरिकता अलग है, राज्य की व्यक्ति की नागरिकता ही अलग है, सब एकदम सिस्टम अलग है। तो ये विचार किया गया कि यदि ऐसे देश में जहां पर अभी तक पूरा देश बना ही नहीं है, पूरे एकीकरण हुआ ही नहीं है, और ऐसे देश में जो अलग अलग रियासतों में बंटा हुआ था, अब तक उन देशी राजाओं को अलग अलग रियासतों में शासन करने की आदत थी, यदि उनको हमने इतने पावर दे दिए अलग अलग राज्यों को, तो पूरी संभावना है कि देश की राष्ट्रीय एकता और अखंडता इस पर संकट आ जाएगा। वो देश में से अलग होने की कोशिश करेंगे, और ऐसी कोशिश यदि होगी तो यहां पर काफी हद तक फिर बाद में देश के लिए, राष्ट्रीय एकता के लिए बाधा उत्पन्न होगी। इस संकट से बचने के लिए फिर हमारे लिए जरूरी था कि हम ऐसे संघीय सिस्टम को अपनाएं जो हमारी राष्ट्रीय एकता और अखंडता के अनुकूल हो, हमारी स्थानीय मांग के अनुकूल हो। तो फिर हमने केंद्र को बहुत ताकतवर बनाया कि केंद्र के पास ज्यादा पावर होगा, राज्यों को हमने कमजोर बनाया। अमेरिका में केंद्र भी मजबूत, राज्य भी मजबूत। यहां पे हमने केंद्र को मजबूत बनाया, राज्यों को कमजोर बनाया। देखिए, उसके उदाहरण बताता हूं आपको। संघ सूची में विषय 97 रखे हमने, जितने महत्वपूर्ण विषय थे सारे हमने संघ सूची में रख दिए, चाहे वो विदेश मामले हैं, चाहे रक्षा है, चाहे वो सूचना संबंधी है, सारे मंत्रालय हमने केंद्र को दिए महत्वपूर्ण। यहां हमने राज्यों को 66 विषय दिए, मूल संविधान की बात कर रहा हूं अभी, 66 विषय दिए। स्थानीय महत्व के विषय संख्या में कम है, देख लीजिए, महत्वपूर्ण विषय ये है, ये कम महत्वपूर्ण विषय राज्यों को दिए। फिर संवर्ती सूची में हमने 47 विषय रखे, और इन संवर्ती सूची पर हालांकि दोनों को अधिकार है, लेकिन इस पर भी हमने वरीयता किसको दी? केंद्र को दी। टकराव होगा तो केंद्र का मान्य होगा। फिर हमने कहा अवशिष्ट विषय जो इनमें से बचा वो भी हमने किसको दे दिया? केंद्र को दे दिया। समझ रहे हैं आप? ये भी हमने केंद्र को दिया। और केवल यहीं तक हमारा मन नहीं भरा, हम केवल यहीं तक नहीं रुके, बल्कि हम इससे और भी आगे गए, और भी आगे जाके हमने 4 आर्टिकल्स ऐसे भी प्रावधान किए। आर्टिकल 249,
250, 252 और 253। ये चार प्रावधान ऐसे किए और इन चारों प्रावधानों में ये कहा गया कि राज्य सूची के किसी विषय पर कुछ दशाओं में कानून बनाने की शक्ति संसद को है। संसद इन राज्य सूची के इन विषयों पर भी कानून बना सकती है कुछ दशाओं में। 249 की दशा अलग है, 50 की अलग है, 52 की अलग है, 53 की अलग है। समझना है चारों आर्टिकल्स। अब मैं वापस उसी पे आ रहा हूं क्लास पे। आर्टिकल मैं बता देता हूं, आर्टिकल 249, 250, 252 और 253। ये चार आर्टिकल्स ऐसे आर्टिकल्स हैं जिनमें ये कहा गया कि राज्य सूची के किसी विषय पर कुछ विशेष दशाओं में विधि निर्माण की शक्ति संसद को प्राप्त होगी। देखें आप, दो या दो से अधिक राज्यों, अच्छा मैं यहां पे बता देता हूं, आर्टिकल 249 का संबंध तो राज्यसभा से आप जानते हैं। राज्यसभा अपने 2/3 बहुमत से प्रस्ताव पारित करके राज्य सूची के किसी विषय को राष्ट्रीय महत्व का यदि घोषित कर देगी तो ऐसी स्थिति में उस विषय पर विधि बनाने की शक्ति किसकी हो जाएगी? संसद को हो जाएगी 1 वर्ष के लिए। तो देखिए राज्यसभा कहां है? राज्यसभा द्वारा प्रस्ताव पारित कर ये जो कहा गया वो आर्टिकल 249 है। फिर ये जो कहा गया राष्ट्रीय आपातकाल की दशा में, जब राष्ट्रीय आपातकाल मतलब 352 लगा हुआ है, ऐसी स्थिति में राज्य सूची के किसी भी विषय पर विधि बनाने की शक्ति किसको प्राप्त हो जाती है? केंद्र को। तो वो ये जो है वो आर्टिकल 250 है। इसका मतलब जो उत्तर पूछा है यहां पे, इसका उत्तर होगा डी। ये 250 ही पूछा है। मैं ये दो और बता देता हूं, वो और सुन लीजिए। फिर कहा गया 2 या 2 से अधिक राज्य की विधानसभा यदि मांग करे ऐसी, तो उनकी मांग पर उन राज्यों के लिए राज्य सूची के किसी विषय पर संसद विधि बना सकती है, और वो है आर्टिकल 252। और फिर बाद में कहा गया अंतर्राष्ट्रीय संधि और समझौतों को लागू कराने के लिए यदि आवश्यक हो तो राज्य सूची के किसी विषय पर संसद विधि बना सकती है। यह है अनुच्छेद 253। ये 4 आर्टिकल्स हैं, ये ध्यान रखें आप, जिनमें केंद्र को राज्य सूची के किसी विषय पर भी विधि बनाने की पावर वो दिए गए हैं। क्या मैं ये जो बातें हैं आप समझाने में कुछ हद तक सफल रहा हूं? क्या आप इस बात को समझ पा रहे हैं? अभी ओझा कह रहे हैं हाँ बिल्कुल आप ठीक पहचान रहे हैं। और चलिए आगे देखिए, अगले प्रश्न की ओर हम बढ़ें। शायद आप समझ पा रहे होंगे ये बात जो मैं आर्टिकल 249 से लेकर 254 तक आपको बता रहा हूं, शायद आप समझ गए होंगे। ये केंद्र राज्य संबंध है। केंद्र राज्य विधायी संबंध में ये भी बता देता हूं, केंद्र राज्य विधायी संबंध आर्टिकल 245 से लेकर 255 तक है, और प्रशासनिक संबंध केंद्र राज्य के आर्टिकल 256 से लेकर 261 तक है। 262 में है कि अंतर्राज्यीय जल विवादों का निपटारा कैसे होगा, और 263 में है अंतर्राज्यीय परिषद का गठन। ये थोड़ी सी और गहरी बातें हैं, फिर कभी किसी क्लास में हम इस बारे में बात करेंगे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, बल्कि पीछे चलते हैं। एक प्रश्न हम पहले छोड़ चुके थे, उसकी तरफ चलते हैं। ये प्रश्न बताइए। कोई बात नहीं शाहरुख खान, गलत हो गया, कोई खास बात नहीं है। गलत होना मैं हमेशा कहता हूं कतई बुरा नहीं है, आप तो बस जवाब दीजिए। निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। 73वें संविधान संशोधन द्वारा पंचायतों को संवैधानिक दर्जा प्रदान किया गया। इस हेतु संविधान में भाग 9 क जोड़कर उसके तहत अनुच्छेद 243 से 243 अ तक 16 अनुच्छेद शामिल किए गए। कूट का प्रयोग कर असत्य कथन को पहचानिए। अभी ओझा जी कह रहे हैं कि आपकी बुक बहुत बेस्ट है पॉलिटी के लिए, और सारे कॉन्सेप्ट वहीं से क्लियर हो गए। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और नारायण राउत जी डूंगरपुर से हैं।
इसका उत्तर आ रहा है डी भी आ रहा है, बी भी आ रहा है और सी भी आ रहा है और ए भी आ रहा है। अब यहाँ पे देखिए ये आपके दिक्कतें तो हैं। डी का मतलब ना एक और ना ही दो, ठीक है। अरे भाई प्रमोद कसवा डी बता रहे हैं, मनु एंड सनु डी बता रही हैं कि न तो एक और न ही दो। असत्य कथन को पहचाना है भाई, ये ध्यान रखें। इसका मतलब आप कह रहे हैं कि दोनों ही सत्य है। अच्छा, इसका मतलब ये है। गणेश कृष्ण कुमार यादव ए बता रहे हैं, मतलब केवल एक असत्य है, ठीक है। सुभाष गुर्जर जी अलवर से आप हमसे जुड़े हैं, बहुत बहुत धन्यवाद आपका, स्वागत है आपका कक्षा में। डी उत्तर ज्यादा आ रहा है। बी भी दे रहे बता रहे हैं कौन, जयपाल जाट बी बता रहे हैं, मतलब केवल दो गलत है, ठीक है। जेपी सैनी भी बता रही हैं। शाहरुख खान अलग उत्तर दे रहे हैं। लखन राठौड़ डी बता रहे हैं। चलिए ठीक है, अब मैं थोड़ा सा इस बारे में बता देता हूं और आपको बताता हूं कि आप गलती कहां करते हैं। आप में से लगभग 80% स्टूडेंट ने डी उत्तर दिया है, मतलब दोनों ही सत्य है। यहां पूछा है कि असत्य कौन सा है, हम इसके आगे लिख लेंगे कि सत्य कौन सा और असत्य कौन सा, उसके अकॉर्डिंग फिर आप उत्तर कर लेंगे। 73वें संविधान संशोधन द्वारा पंचायतों को संवैधानिक दर्जा दिया गया। मैं समझता हूं इसमें तो किसी के भी कोई समस्या नहीं है। 73वां संविधान संशोधन 1992 पंचायती राज को दर्जा दिया गया। कमला जी पंजाब से आपका स्वागत है कक्षा में। देखें, अब देखें आगे कहा गया कि इस हेतु संविधान में भाग 9 क जोड़कर उसके तहत आर्टिकल 243 से लेकर 243 अ तक 16 अनुच्छेद शामिल किए गए। तो देखिए आर्टिकल जो जुड़े वो आर्टिकल 243 से लेकर 243 अ कह सकते हैं, इंग्लिश में कहें तो ओ कह सकते हैं, और ये आर्टिकल 16 ही है, बिल्कुल 16 है। तो ये 243 से लेकर 243 अ सही है, 16 अनुच्छेद सही है, ठीक है। लेकिन क्या संविधान का वो भाग 9 क था? यहीं पे गलतियां करते हैं आप लोग। एक्चुअल में कई स्टूडेंट्स ने भाग 9 लिखा है, बहुत बढ़िया। आपको ऐसे लगता है कि भाग 9 तो पहले से था, ये भाग 9 क होगा, और वैसे पढ़ते हैं तो आपको पता है भाग 9 है, लेकिन यहां पर आप मोटे तौर पे आप इसको सीधे फ्लैट पड़ जाते हैं, भाग 9 क पंचायती राज तो है, जबकि ऐसा नहीं है। भाग 9 क का संबंध तो नगरीय सुशासन से है, जो कि 74वें संविधान संशोधन द्वारा जुड़ा। 73वें संविधान संशोधन द्वारा जो जुड़ा वो भाग 9 था। अगर आप कहें तो मैं इसकी थोड़ी सी व्याख्या आपको कर दूं ताकि आपके थोड़ी सी और अच्छे से समझ में आ जाए। इससे पहले मैं थोड़ा बता देता हूं, इसका मतलब ये असत्य है और पहचानना किसे है, पहचानना असत्य को है। यहाँ पे एक गलती और करते हैं आप, आपको लगा ये सत्य है मतलब केवल एक, तो केवल एक उत्तर कर दिया, जबकि पूछा असत्य है। असत्य कौन सा? केवल 2 है, इसका उत्तर होगा बी। एक मामला और भी है, इस तरीके से और समझना आप। आपको ये दोनों पता है कि ये सत्य है ये असत्य है, उसके बावजूद आप में से कुछ स्टूडेंट्स गलत कर रहे हैं। मैंने देखा एक स्टूडेंट ने लिखा तब सही लिखा, लेकिन उत्तर दिया तब गलत उत्तर दिया। तो यहाँ पे केवल 2 होगा, असत्य पूछा है, असत्य केवल 2 है। देखिए हाँ, मैं इसकी थोड़ी सी एक व्याख्या और कर देता हूं आपके सामने। देखिए भाग 9 का मामला क्या है। अगर मैं आपसे एक प्रश्न पूछूं कि मैं आपसे कहूं, जैसे कोई भी आपसे कहे जब आप पढ़ते हैं किताब में कि 73वें संविधान संशोधन 1992 द्वारा संविधान में भाग 9 जोड़ा गया, मतलब 1992 में जुड़ा है भाग 9, तो आपको स्वाभाविक रूप से आपके अंदर से एक क्वेश्चन आता है, और वो प्रश्न ये आता है कि 1992 से पहले भाग 9 नहीं था। और जब भाग 9 1992 से पहले नहीं था, तो जो संविधान निर्माताओं ने संविधान बनाया, तो इतनी बड़ी गलती वो कर कैसे सकते हैं कि वो भाग 8 से सीधे भाग 10 पे चले गए। भाग 9 को वो भूल ही गए, छोड़ दिया उन्होंने। और एक व्यक्ति होता तो भूल भी जाता,
सदस्य भी 389 थे, बल्कि बाद में अगर बात करें अंतिम रूप से जिनके हस्ताक्षर हुए 284 थे। 299 सदस्य थे जिन पे से 284 सदस्यों ने साइन किए। किसी भी व्यक्ति के दिमाग में नहीं आया कि भाग 9 हम भूल गए हैं और उसे बाद में जोड़ा गया 1992 में, ऐसा कैसे हुआ? क्या आपके मन में एक प्रश्न नहीं आता है? ये एक ऐसी बात है जो सामान्यतः स्टूडेंट्स के दिमाग में आती ही होगी, लेकिन इसका समाधान उन्हें नहीं मिलता है। मैं इसका समाधान यहाँ पर थोड़ा सा आपके कर देता हूँ ताकि आपको इस बारे में आपकी जिज्ञासा शांत हो सके। देखिए, एक बात थोड़ी सी समझिए कि हमारा संविधान जब लागू हुआ उस समय संविधान के भाग 5 में केंद्र सरकार, भाग 6 में, भाग 7, भाग 8 और भाग 9, ये अलग अलग भाग और हैं। मैं यहां पे आपको थोड़ा सा और विस्तार से बता देता हूं कि जो पहली अनुसूची थी उसमें जो राज्य थे वो राज्यों की श्रेणियां कितनी प्रकार की हुआ करती थी? 4 प्रकार की हुआ करती थी। ए श्रेणी का राज्य, बी श्रेणी का राज्य, सी श्रेणी का राज्य और डी श्रेणी का राज्य। हिंदी में कहें तो क श्रेणी, ख श्रेणी, ग श्रेणी और घ श्रेणी। शायद आपको पता होगा इस बारे में, और नहीं पता अगर है आपको तो आप ये जानते ही होंगे कि जब आप राजस्थान का एकीकरण आपने पढ़ा ही होगा, उसमें एक लाइन आपने पढ़ी होगी कि राजस्थान कौन सी श्रेणी का राज्य था? वो राजस्थान बी श्रेणी का राज्य था। मैं आपको बता देता हूं इस बारे में कि ए श्रेणी के राज्यों में वो राज्य थे जो ब्रिटिश प्रांत थे 1947 से पहले। 1935 के अधिनियम के तहत वो ब्रिटिश प्रांत थे, और ऐसे प्रांत 9 प्रांत थे एक्चुअल में। जब आप संविधान सभा के गठन की बात करेंगे ना, तो 9 प्रांत थे ऐसे ब्रिटिश प्रांत। उन सभी के सभी ब्रिटिश प्रांतों को ए श्रेणी का दर्जा दिया गया आजादी के बाद, संविधान के लागू होने के बाद। ये ए श्रेणी के राज्य जैसे पंजाब, संयुक्त प्रांत, मध्य प्रांत और बरार, फिर उड़ीसा, फिर आप बिहार, आपके पश्चिम बंगाल, असम, बंबई प्रांत, मद्रास प्रांत, ये जो 9 प्रांत थे वो ए श्रेणी के राज्य थे। और ये 9 श्रेणी के राज्यों का शासन ठीक वैसे ही जैसे आजकल राज्यों का होता है, राज्यपाल, मुख्यमंत्री, मंत्रिपरिषद, विधानमंडल, ये सारा सब कुछ, ठीक है। फिर बी श्रेणी के राज्यों में क्या था? बी श्रेणी के राज्यों में देशी रियासतें थी, और ऐसी देशी रियासतें जो आकार में बड़ी हैं, और या फिर ऐसी देशी रियासतें जो छोटी छोटी देशी रियासतों को मिला के जिनको बड़ा बना लिया गया है। जैसे बड़ी देशी रियासतों की बात करें तो जैसे जम्मू कश्मीर, जैसे हैदराबाद, जैसे मैसूर, जैसे ये तो बड़ी देशी रियासतें पहले से थी। जैसे छोटी छोटी देशी रियासतों को मिला के बड़ा बना लिया गया, उनमें राजस्थान, तो राजस्थान भी बी श्रेणी में थे। और ऐसे 10 देशी रियासतें थी, और ये बी श्रेणी के राज्य 10 थे। और ये जो 10 थे, इनमें प्रमुख पद है सबसे बड़ा, वो राज प्रमुख का पद था। और इनकी शासन प्रणाली कुछ हद तक ऐसे, लेकिन प्रमुख राज प्रमुख का पद था, राज्यपाल वगैरह नहीं थे। वो अलग सिस्टम, अलग तरीके से शासन होगा, ये थोड़ा सा अलग था, इससे थोड़ा सा अलग था। फिर सी श्रेणी के राज्य, वो सी श्रेणी के राज्य ये माना गया कि ये चीफ कमिश्नरियां जो ब्रिटिश प्रांतों के साथ चीफ कमिश्नर हुआ करती थी आजादी से पहले, वो इसके अलावा छोटी देशी रियासतें, तो इसमें जैसे भोपाल, बिलासपुर वगैरह, ये जो दिल्ली, कुर्ग, ये जो प्रांत हैं वो सारे इसमें आ गए सी श्रेणी में, और ये भी 10 हुआ करते थे। डी श्रेणी के राज्यों में विविध सांस्कृतिक प्रदेश, और इसमें केवल एक था, और वो था अंडमान निकोबार द्वीप समूह, ठीक है। अब देखिए, ये जो प्रांत थे वो 1950 से शुरू हुए थे। 1950 की स्थिति बता रहा हूं मैं आपको। पहली अनुसूची में इस प्रकार से थे, लेकिन 1956 में क्या हुआ? 7वां संविधान संशोधन हुआ। फजल अली कमीशन की रिपोर्ट के आधार पर राज्य पुनर्गठन अधिनियम पारित किया, और राज्यों का पुनर्गठन जब किया तो 4 श्रेणियों को समाप्त कर दिया गया। अच्छा, मैं इससे पहले बता देता हूं ए श्रेणी के राज्यों का शासन कैसे चलेगा। वो 1950 में बताया गया, छठे भाग 6 में उसका जिक्र। बी श्रेणी के राज्यों का शासन कैसे चलेगा, वो भाग 7 में। सी श्रेणी के राज्यों का शासन कैसे चलेगा, वो भाग 8 में। और डी श्रेणी के राज्यों का शासन कैसे चलेगा, वो भाग 9 में। बात समझ रहे हैं आप? अब जब राज्यों का पुनर्गठन किया गया
तो राज्यों की श्रेणियां बना दी गई 2। ये तो मूल संविधान में स्थिति थी। ए श्रेणी का राज्यों का शासन कैसे चलेगा, वो आर्टिकल 152 से लेकर 237 तक, भाग 6 यहां तक तो था। भाग 7 का जिक्र था आर्टिकल 238, तो बी श्रेणी के राज्यों का शासन कैसे चलेगा, वो भाग अनुच्छेद 238 में दिया गया। फिर सी श्रेणी के राज्यों का शासन कैसे चलेगा, वो आर्टिकल 239 से लेकर 242 तक, भाग 8 में दिया गया। और डी श्रेणी के राज्यों का शासन कैसे चलेगा, वो अनुच्छेद 243 में दिया गया, भाग 9 में। राज्यों की चारों श्रेणियां समाप्त की, 2 श्रेणियां कर दी गई। और वो जो 2 श्रेणियां कर दी गई, वो 2 श्रेणियां कौन सी की गई, वो समझिए आप। वो की गई, एक तो राज्य होंगे और एक केंद्र शासित प्रदेश होंगे, या जिनको हम इंग्लिश में यूटीज कहते हैं, यूनियन टेरिटरीज, ये होंगे। और 1956 में जो ये बनाए गए राज्य 14 और केंद्र शासित प्रदेश वो बनाए गए 6। ठीक है, तो अब देखिए, चूंकि राज्य 2 हो गए, ए श्रेणी के राज्य तो सारे के सारे राज्य की श्रेणी में आ गए। ए वालों को तो राज्य बना दिया, सबको राज्य है। बी वाले जितने थे उनको कह दिया, ये बी वालों को ए में शामिल कर दिया, राज्य में शामिल कर दिया, राजस्थान इसमें आ गया, सारे उसमें आ गए। तो बी वाले ए में चले गए, बी वाले समाप्त हो गए पूरे के पूरे। सी वालों को नाम दे दिया क्या, केंद्र शासित प्रदेश, और डी वाले को इसमें शामिल कर दिया। समझ रहे हैं आप। तो जब ए वाला तो राज्य हो गया, तो उनका शासन तो ए के अकॉर्डिंग चल जाएगा। सी वालों को यूटी कह दिया, उनका शासन वैसे चल जाएगा। तो ये दोनों तो ठीक है। बी वाला समाप्त ही कर दिया, तो बी वाला राज्य बचा ही नहीं, तो वहां का शासन कैसे चलेगा, उसका कोई मतलब था भी नहीं। तो क्या हुआ, इस भाग 7 को क्या कर दिया गया, समाप्त कर दिया गया। कौन से संविधान संशोधन से, 1956 का 7वां संविधान संशोधन। समझना आप, 7वें संविधान संशोधन से इसे क्या कर दिया गया, समाप्त कर दिया गया, निरस्त कर दिया गया। वर्तमान में भी ये निरस्त है, भाग 7 निरस्त है वर्तमान में। ठीक है, फिर बाद में देखिए आगे भाग 9 में क्या किया गया, भाग 9 के साथ डी श्रेणी समाप्त कर दी। तो डी श्रेणी समाप्त कर दी, तो भाग 9 को भी समाप्त कर दिया। कौन से संविधान संशोधन से, 7वें संविधान संशोधन से। तो भाग 7 और भाग 9 दोनों समाप्त हो जाते हैं। ठीक है, अब क्या हुआ, भाग 7 तो अब तक समाप्त पड़ा है, लेकिन जब 73वां संविधान संशोधन हम ला रहे थे, पंचायती राज को संवैधानिक दर्जा दे रहे थे, तब हमने विचार किया कि भाई पंचायती राज के प्रावधानों को संविधान में जगह तो देनी है, कहां दे। तो ये विचार किया गया, भाग 9 खाली पड़ा है, तो इसी में दे देते हैं। यहां केंद्र सरकार, यहां राज्य सरकार, यहां केंद्र शासित प्रदेश। अब नीचे के लेवल का शासन है, तो भाग 9 में दे देते हैं जगह। तो भाग 9 आर्टिकल 243, जो कि 1956 से लेकर 1992 तक निरस्त था, 1992 में वापस एक्टिवेट होता है, लेकिन नए प्रावधानों के साथ। अब इसमें तो केवल एक ही आर्टिकल था, जबकि पंचायती राज के लिए 16 आर्टिकल की जरूरत थी। तो आर्टिकल 243 के बाद में आर्टिकल 243 के, 243 ख, ऐसे करके 16 आर्टिकल 243 कहां तक, अण तक ये जोड़ दिए गए, 16 आर्टिकल्स जोड़ दिए गए और भाग 9 शामिल कर दिया गया। भाग 9 जो कि 1992 तक निरस्त था, 1956 से लेकर, भाग 9 वापस एक्टिवेट हो जाता है 1992 से, एक नए नाम के साथ, एक नए विषय के साथ, नए आर्टिकल्स के साथ। क्या आप समझ पा रहे हैं अब ये बात। तो ये भाग 9 है। जबकि 74वें संविधान संशोधन द्वारा फिर जोड़ा गया नगरीय स्वशासन को, फिर भाग 9 के, वो 9 के बनाया गया। फिर 97वें संविधान संशोधन द्वारा जो सहकारी समितियों को जोड़ा गया, वो भाग 9 ख बनाया गया। ये ध्यान रखें आप। क्या आप समझ पा रहे हैं ये पूरा परिदृश्य? क्या आप पूरी तरीके से समझ पाए? आपकी आंखों के सामने थोड़ा एक कहानी, क्या वो एक रूप लेके वो कहानी की तरह आपके सामने वो छवि आई? ठीक है, दीपक शर्मा जी आगे देखिए। अगला प्रश्न आपके सामने है, राष्ट्रीय निर्वाचन आयोग के अध्यक्ष का कार्यकाल होता है। राष्ट्रीय निर्वाचन आयोग के अध्यक्ष का कार्यकाल कितना होता है, बताइए।
चलिए, आप लोगों को समझ आ गया, ये सब बातें समझ आ गई। ये इससे अच्छा और क्या हो सकता है। 65 वर्ष की आयु, 62 वर्ष की आयु, 6 वर्ष की अवधि या 65 वर्ष की आयु, जो भी पहले हो, 5 वर्ष की अवधि या 65 वर्ष की आयु, जो भी पहले हो, बताइए। ठीक है अनवर खान जी, आपका समझ आ रहा है आपको, बस ये अच्छी बात है। हर्षित पारी कह रहे हैं कि आपको इतना याद कैसे रहता है। तो वो देखिए, एक दोहा है कि करत करत अभ्यास के जड़मति होत सुजान। जब आप एक ही काम को बार बार करते हैं तो वो सब चीजें स्वतः वो सब चीजें हो जाती हैं। और इन सब चीजों को मैंने इतनी ज्यादा बार पढ़ लिया है कि वह सब चीजें वो याद हो गई हैं। और इसका मतलब ये नहीं है कि आप लोगों से किसी भी सूरत में, या चाहे आप इंटेलिजेंस जिसे आप कहते हैं वो ज्यादा है, ऐसा कुछ नहीं है, कतई ऐसा नहीं है। हम सब लोग एक जैसे हैं, बस किसी ने किसी एक दिशा में कुछ ज्यादा काम कर लिया तो वो उस क्षेत्र में उतना थोड़ा सा आगे चला गया, बस फर्क इतना सा है। चलिए बताइए क्या होगा इसमें। सी उत्तर आ रहा है ज्यादातर स्टूडेंट्स का, और बिल्कुल सही उत्तर है 6 वर्ष की अवधि या 65 वर्ष की आयु, बिल्कुल ठीक उत्तर है। अगले प्रश्न की ओर हम बढ़ते हैं। ये तथ्यात्मक सीधी सी बात है, बहुत ज्यादा कुछ नहीं है। असत्य कथन है, असत्य पहचानना है, ध्यान रखना। मोहनलाल सुखाड़िया राजस्थान में सर्वाधिक समय तक, मोहनलाल सुखाड़िया सर्वाधिक समय तक रहने वाले मुख्यमंत्री। हरदेव जोशी पहले गैर कांग्रेसी मुख्यमंत्री। जगन्नाथ पहाड़िया प्रदेश के पहले अनुसूचित जाति के मुख्यमंत्री। जगन्नाथ पहाड़िया हमने कल बात की थी इस बारे में, भरतपुर से हैं, पहले अनुसूचित एससी के से आने वाले मुख्यमंत्री। और हीरालाल देवपुरा प्रदेश के सबसे कम अवधि तक रहने वाले मुख्यमंत्री। बताइए कौन सा असत्य है। असत्य कथन को पहचानिए आप, कौन सा असत्य है। उत्तर आपका बी आ रहा है ज्यादातर का। देखिए मोहनलाल सुखाड़िया आप जानते हैं 1954 से लेकर 1967 बल्कि 71 तक, 67 में एक बाधा आई थी उनके सामने, लेकिन 1971 तक वो मुख्यमंत्री रहे, लगभग 17 वर्ष तक। तो सबसे लंबी अवधि तक रहे, ये सत्य कथन है। ठीक है। हरदेव जोशी पहले गैर कांग्रेसी मुख्यमंत्री थे, जबकि वो गैर कांग्रेसी नहीं थे, वो तो कांग्रेस के थे। पहले गैर कांग्रेसी तो भैरव सिंह शेखावत थे। तो ये असत्य कथन है, और चूंकि असत्य पूछा है तो इसका उत्तर हो जाएगा बी। अब देखिए इस बारे में जगन्नाथ पहाड़िया की बात हम कर चुके हैं, सत्य कथन है। हीरालाल देवपुरा सबसे कम अवधि तक रहे, ये रहे थे 1980 से 1981। हीरालाल देवपुरा रहे 1985 में कुछ समय। हरदेव जोशी की जहां तक बात है, हरदेव जोशी 1973 में तब मुख्यमंत्री बने जब बरकतुल्लाह खान का देहांत हो गया था पद पर रहते हुए। ये एक बार में यहां बने, 1977 में राजस्थान में राष्ट्रपति शासन लगा। दूसरी बार ये बने 1985 से लेकर 88 तक। 1985 के चुनाव में जब विजयी हुई कांग्रेस, 88 तक, 88 में शिवचरण माथुर मुख्यमंत्री बने और इन्हें बना दिया गया असम का राज्यपाल, हरदेव जोशी को। फिर 1989 से 1990 तक ये फिर से राजस्थान के मुख्यमंत्री बने। 3 कार्यकाल हरदेव जोशी ने पूरे किए। ठीक है। हरदेव जोशी राजस्थान के एकमात्र ऐसे विधायक रहे जो पहली 10 विधानसभाओं के लगातार सदस्य रहे। ये रिकॉर्ड हरदेव जोशी के नाम है, ये विशेष बात है। ठीक है ना। चलिए, तो हरदेव जोशी, ये बी ऑप्शन इसमें होगा। देखिए हरदेव जोशी इस समय जब मुख्यमंत्री बने वो नाटकीय घटनाक्रम था। असम के राज्यपाल थे और राजस्थान में विधानसभा में बहुमत दल की बैठक के लिए वो जब जयपुर आए, उन्होंने अपना इस्तीफा भेज दिया था राष्ट्रपति को, लेकिन वो स्वीकृत नहीं हुआ। यहाँ पे राजस्थान में मुख्यमंत्री पद की शपथ के लिए, मंत्रियों को शपथ दिलाने के लिए 1989 में राजस्थान के मुख्य सचिव ने भी दिन तय कर दिया कि कल सुबह 10 बजे प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री और मंत्रियों को शपथ ग्रहण समारोह होगा।
लेकिन सुबह 10 बज गए, शपथ ग्रहण समारोह शुरू नहीं हुआ। सब राज्यपाल का इंतजार कर रहे हैं, लेकिन राज्यपाल महोदय नहीं आ रहे हैं। राज्यपाल ही तो शपथ दिलाता है। फिर जब बाद में मुख्य सचिव ने इस बारे में थोड़ी जानकारी ली, तब उन्हें पता चला, उन्होंने घोषणा की मंच पे जाके कि आज का शपथ ग्रहण समारोह कल होगा। और वो उस दिन राज्यपाल क्यों नहीं आए थे? वो इसलिए नहीं आए थे क्योंकि असम के जो राज्यपाल थे हरदेव जोशी, उन्होंने जो इस्तीफा राष्ट्रपति को भेजा था, वो राष्ट्रपति ने अभी तक स्वीकृत ही नहीं किया था। और कोई व्यक्ति किसी राज्य का राज्यपाल रहते हुए किसी दूसरे राज्य का मुख्यमंत्री कैसे बन सकता था? तो फिर उस दिन शाम तक राष्ट्रपति ने उस इस्तीफे को स्वीकार किया और अगले दिन फिर हरदेव जोशी वो राजस्थान के मुख्यमंत्री के रूप में उन्होंने शपथ ग्रहण की। एक नाटकीय घटनाक्रम हुआ था, 1989 की बात है। देखिए, राज्य के राज्यपाल को राष्ट्रपति के समान ही कार्यकारी, विधायी और न्यायिक शक्तियां प्राप्त होती है। उसे सदैव मंत्रिपरिषद की सलाह और सहायता से कार्य करना होता है। उसे राज्य लोक सेवा आयोग के सदस्यों की नियुक्ति और पदच्युत करने की शक्ति प्राप्त होती है। विभिन्न मंत्रियों में सरकारी कार्य के बंटवारे का अधिकार प्राप्त होता है। उपरोक्त में से सत्य कथन को पहचानना आपको सत्य कौन सा है? ध्यान रखना, सत्य। चलिए मैं पेन रेड ले लेता हूं। केवल 1 और 2, केवल 2, 3 और 4, केवल 1 और 4 और केवल 1, 3, 4। सत्य बात पहचाननी है। बताइए बाप। उपरोक्त में से सत्य कथन कौन सा है? उत्तर दीजिए। अच्छा, पावलोव जी आगे क्या? पावलोव का सिद्धांत साइकोलॉजी में। हाँ पावलोव जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है कक्षा में। शायद पावलोव कहाँ के थे? अमेरिका के थे क्या? अच्छा, पावलोव जी हिंदी भी जानते हैं। पूछ रहे हैं कि बुक बताइए। तो बुक का नाम मेरे नाम से ही वो बुक है, आप किसी भी बुक डिपो से खरीद सकते हैं। 2 हैं उनके भाग, एक भारतीय संविधान की है, दूसरी थ्योरी की है पॉलिटिकल साइंस में। चलिए बताइए इसमें। उत्तर आ रहा है ACA। हाँ नारायण राउत जी, किसी भी बुक स्टोर पे मिल जाएगी, कोई दिक्कत नहीं है, आप चिंता ना कीजिए इसकी। ऑनलाइन नहीं मिलेगी, किसी बुक स्टोर पे जाके आप खरीद सकते हैं इसे। चलिए हम इसकी बात करते हैं। राष्ट्रपति के समान उसे राज्यपाल को कार्यकारी, विधायी और न्यायिक शक्तियां प्राप्त होती है, यह सत्य कथन है। ठीक है, क्योंकि राज्यपाल की स्थिति राज्य में वही है जो सेंटर में राष्ट्रपति की है। और यूं समझिए कि राज्यपाल के पास राज्य में केवल आपातकालीन शक्तियां विहीन वो राष्ट्रपति है एक तरीके से, ठीक है ना। उसे सदैव मंत्रिपरिषद की सलाह और सहायता से कार्य करना होता है। ये जो सदैव शब्द लिखा है ये ठीक नहीं है, क्योंकि राज्यपाल के पास कभी कभी स्वयं की शक्तियां भी है। तो सदैव ही वो राज्य के मंत्रिपरिषद के अनुसार काम करे ऐसा जरूरी नहीं है, क्योंकि आर्टिकल 163 ने कहा कि संविधान में उसे दी गई विवेकाधीन शक्तियों के अतिरिक्त सहायता और परामर्श के लिए एक मंत्रिपरिषद होगी जिसका प्रधान वो मुख्यमंत्री होगा। तो ये असत्य कथन है। और वैसे भी राज्यपाल इसके साथ साथ केंद्र के निर्देशों के अनुसार भी काम करता है, ठीक है ना। तो ये असत्य है। उसे राज्य लोक सेवा आयोग के सदस्यों की नियुक्ति और पदच्युत करने की शक्ति है। तो देखिए, राज्य लोक सेवा आयोग का मतलब RPSC। तो RPSC के अध्यक्ष सदस्यों की नियुक्ति राज्यपाल करता है, ये ठीक है, लेकिन वो उन्हें पद से हटा नहीं सकता। RPSC के अध्यक्ष सदस्यों की नियुक्ति राज्यपाल करता है, लेकिन उसे पद से हटाने की शक्ति राष्ट्रपति की है, ध्यान रखें। तो ये भी क्या है? असत्य है, क्योंकि वो उन्हें पदच्युत नहीं कर सकता है।
विभिन्न मंत्रियों में सरकारी कार्य के बंटवारे का अधिकार प्राप्त होता है, ये भी सत्य है, ये सत्य है, आर्टिकल 166। तो ये सत्य कौन से हैं, सत्य पूछा है ना, सत्य एक तो ये है और एक ये है, तो ये तो है 1 नंबर और ये है 4 नंबर, 1 और 4, सी उत्तर, उत्तर होगा सी। चलिए अगला प्रश्न देखें, राजस्थान उच्च न्यायालय की जयपुर पीठ पुनर्स्थापना की गई, कब की गई? राजस्थान हाईकोर्ट की जयपुर पीठ की पुनर्स्थापना कब की गई? देखिए जयपुर पीठ पहले थी 1950 में, 1956 तक रही थी, लेकिन जब फिर बाद में एक सत्यनारायण राव समिति आई, पहले सारे कार्यालय जयपुर ही थे, फिर बाद में उस सत्यनारायण राव समिति ने अलग अलग कार्यालय अलग अलग शहरों को दिए और हाईकोर्ट उन्होंने जोधपुर स्थानांतरित कर दिया। तो 1957 में वो जो समिति आई, उस समिति की सिफारिश के आधार पर 1958 में जयपुर हाईकोर्ट है वो जोधपुर चला गया, राजस्थान हाईकोर्ट जोधपुर चला गया और उससे जयपुर पीठ क्या हो गई, समाप्त कर दी गई। अब क्या हुआ कि 1900 वो जो राजस्थान हाईकोर्ट, हाँ ये थोड़ा सा समझना, राजस्थान हाईकोर्ट पहले से ही जोधपुर ही था, लेकिन जयपुर में उसकी पीठ थी, उसे 1957 में समाप्त कर दिया गया। लेकिन फिर बाद में एक कानून बनाया गया जिसके तहत जयपुर में एक उसकी खंडपीठ, बेंच खंडपीठ, उसे वापस स्थापित किया गया। वो कब किया गया, कौन सा अधिनियम वो पारित हुआ, कब किया गया? 1976, 1978, 1956, 1984। उत्तर आ रहा है 1956 ज्यादा बता रहे हैं, 1900 बी भी बता रहे हैं, 1978 भी, लेकिन ध्यान रखें ये 1956 में एक्ट पारित हुआ था एक, और उस एक्ट के तहत 1977 में फिर वो खंडपीठ स्थापित हुई थी, ये ध्यान रखें, ठीक है। चलिए आगे देखें, राजस्थान में पंचायत समिति का प्रधान अपना इस्तीफा किसे देता है? समझना, प्रधान अपना इस्तीफा किसे देता है? जिला प्रमुख, उप प्रधान, जिला कलेक्टर, संभागीय आयुक्त। क्या होगा इसका उत्तर, बताइए। अंगद यादव जी यूपी से हमसे जुड़े हैं, बहुत बहुत धन्यवाद। काले की बहु शांति, आज कई दिनों से दिखाई दिए हैं आप, आपका भी स्वागत है कक्षा में। उत्तर ए आ रहा है और सी भी आ रहा है, बी भी आ गया है। देखिए मैं आपको बता देता हूं राजस्थान में स्थितियां क्या है। प्रधान अपना इस्तीफा देता है जिला प्रमुख को। देखिए गांव में सरपंच होता है, सरपंच और पंच वो अपना इस्तीफा देते हैं बीडीओ को, ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर, खंड विकास अधिकारी। पंचायत समिति की बात करें अगर, ये तो ग्राम पंचायत के अध्यक्ष और सदस्य सभी इन्होंने बीडीओ को दिया। पंचायत समिति के जो सदस्य हैं, ये तो ग्राम पंचायत की बात है, पंचायत समिति के सदस्य वो अपना त्यागपत्र देते हैं प्रधान को, लेकिन प्रधान अपना त्यागपत्र देता है जिला प्रमुख को। ठीक ऐसे ही जिला परिषद सदस्यों की अगर हम बात करें तो जिला परिषद सदस्य अपना त्यागपत्र देते हैं जिला प्रमुख को, जबकि जिला प्रमुख वो अपना इस्तीफा देता है संभागीय आयुक्त को, जो सीनियर आईएएस होता है, संभाग स्तर का प्रशासनिक अधिकारी होता है। तो ये थोड़ा सा ध्यान रखें आप। चलिए आगे देखें, मुख्य सूचना आयुक्त की नियुक्ति एक समिति की सिफारिश के आधार पर की जाती है। केंद्रीय सूचना आयुक्त है जो मुख्य सूचना आयुक्त, उसकी नियुक्ति एक समिति की सिफारिश के आधार पर की जाती है। इस समिति के सदस्य होते हैं, ये बताइए आप। मैं आपको थोड़ा हिंट देता हूं, 3 सदस्य होते हैं उस समिति में, और उस 3 सदस्य होते हैं, उसमें से कौन कौन से सदस्य उसमें होते हैं वो आपको बताना है।
प्रधानमंत्री लोकसभा में विपक्ष का नेता, राज्यसभा में विपक्ष का नेता, प्रधानमंत्री द्वारा नामित केंद्रीय कैबिनेट मंत्री, निवर्तमान मुख्य सूचना आयुक्त। कौन सा सही है? 1 3 4, 1 2 4, 3 4 5, 1 2 3 5। तो जब मैं कह रहा हूं 3 सदस्य होते हैं, इसका मतलब ये तो नहीं होता, इसमें तो 4 दे रखे हैं। अब बता दीजिए आप। उत्तर सपना खोकर डी बता रही हैं। डी पे तो मैं क्रॉस कर चुका हूं पहले ही। काले की बहू शांति भी डी बता रहे हैं। सुरेश बिजारनिया ए बता रहे हैं। कृष्ण कुमार यादव ए बता रहे हैं। कृष्ण शर्मा ए बता रहे हैं। सुशीला मूंड बी बता रही हैं। ए का मतलब 1 3 4, 1 3 और 4, ठीक है। राजेश कुमार बी बता रहे हैं 1 2 4, मतलब 1 2 और 4, ठीक है। जब मैं डी पे क्रॉस लगा ही चुका हूं, इसका मतलब डी तो होगा ही नहीं ना। अब डी उत्तर क्यों दे रहे हैं फिर? चलिए आगे देखिए, हम बात करते हैं। इनकी नियुक्ति राष्ट्रपति करता है, ये बात ठीक है, लेकिन एक समिति की सिफारिश के आधार पर करता है, और समिति में 3 सदस्य होते हैं। 3 सदस्य कौन होते हैं? एक तो होता है प्रधानमंत्री, जो इस समिति का अध्यक्ष होता है। दूसरा एक होता है लोकसभा में विपक्ष का नेता। ये ध्यान रखें, लोकसभा में विपक्ष का नेता। और तीसरा सदस्य होता है वो प्रधानमंत्री द्वारा मनोनीत कोई कैबिनेट मंत्री। तो देखिए, प्रधानमंत्री 1, लोकसभा में विपक्ष का नेता 2, और पीएम द्वारा तो प्रधानमंत्री द्वारा नामित ये 4। 1 2 और 4, 1 2 और 4। सही उत्तर होगा बी, ठीक है। तो आज के ये प्रश्न हुए समाप्त। आज प्रश्न इतने ही। आगे हम कल फिर इसी वक्त, कल देरी नहीं करेंगे बिल्कुल किसी सूरत में, 8:15 बजे क्लास शुरू कर देंगे हम। अगर सब कुछ ठीक रहा तो 8:15 बजे हम कल फिर मिलते हैं। आप लोगों के लिए एक अच्छी बात बता देता हूं, बल्कि हम सभी के लिए, कि आज व्यूअर्स वो 400 प्लस हो चुके हैं। आप सभी लोगों को मैंने कल एक बात कही थी, उसी का परिणाम है कि आप लोगों ने शायद अपने साथियों को इस बारे में कहा होगा। चलिए, जितने ज़्यादा लोग इससे लाभान्वित होंगे उतना सभी के हित में है, क्योंकि शिक्षा या एजुकेशन की अगर हम बात करें, ज्ञान की अगर हम बात करें, ये एक ऐसी चीज़ है जितनी ज़्यादा दी जाती है उतनी ज़्यादा फैलती है। तो ठीक है, कल हम फिर मिलते हैं इसी वक्त। याद रखें 8:15 बजे रीट की एग्ज़ाम में जो पेपर आया था उसके एनालिसिस में 10 प्रश्न उसमें थे। तो कल फिर मिलते हैं। आज इस क्लास को यहीं विराम देता हूँ, विदा लेता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद आपका, आप जुड़े। विदा लेता हूँ, धन्यवाद।